तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी के इस वाले वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका वो बताने वाली हूँ। पहला मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसके बारे में बताऊँगी। और दूसरा जो फैक्टर अफेक्टिंग जो आपका पॉइंट था, एक था आपका डाइल्यूशन, दूसरा पॉइंट था आपका कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट, और दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताऊंगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में आपका एक और पॉइंट आता है आपका कॉमन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, इसको कहते हैं लोग कॉमन आयन इफेक्ट। आपका इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉमन आयन इफेक्ट, या फिर व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, या फिर कर सकते हैं क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में ये जो टर्म है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो कॉमन आयन इफेक्ट में होता क्या है पहले आप समझिए। जैसे सपोज ये हमारा बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हम लोग क्या कर दिए, वाटर भर दिए, वाटर ले लिए, अब इसके अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है ना वो हमेशा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड उसके लिए ये हो सकता है, या फिर आपका वीक बेस जो होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट देख सकते हैं। उसका कॉमन आयन की वजह से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में क्या असर होता है, क्या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है कॉमन आयन के प्रेजेंस होने से बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आप समझने के लिए एग्जाम्पल देखो, एक बीकर हम लोग ले लिए, इस बीकर में हम लोग पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए, उसके बाद एक हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो कि एसिटिक एसिड वो डाल दिए। ठीक, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड इसके अंदर डालें इसका डिसोसिएशन होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो एसिटिक एसिड जो है ना आपका यहाँ पर देखो, एसिटिक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होकर के एसिटेट आयन और H+ आयन बना दिया आपका। ठीक है, हाँ, एक ऐसा फेज आएगा जिस टाइम की ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इन दोनों के बीच में ना एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब ये कि अब ना ही मोर एसिटिक एसिड जो है ना ही वो एसिटेट आयन बनाएगा, ना ही एसिटेट आयन जो है वापस से रिकन्वर्ट होकर के एसिटिक एसिड बनाएगा। इनके बीच में आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। ठीक, अब क्या हुआ है कि इसी बीकर में अब मान लो इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्ट हम लोग, जैसे कि वीक एसिड जो है इसका कोई सॉल्ट हम लोग डाल दिए, मान लो कि सोडियम एसिटेट जो है ना ये सॉल्ट हम लोग इसी सॉल्यूशन में डाल दिए, तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट सॉल्ट जो है ना वो भी अब आपका आयोनाइज हो जाएगा, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होकर के आपका वापस ही एसिटेट आयन बनाएगा और सोडियम आयन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है आपका, सोडियम एसिड से एसोसिएट, सोडियम एसिटेट भी आपका डिसोसिएट होकर के आपका क्या बनाया, एसिटेट आयन बनाया, और एसिटिक एसिड भी आपको डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन बनाया। तो ये दोनों में कॉमन आयन आपका एसिटेट आयन है। एसिटेट आयन ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में था, हम लोग बाद में क्या किया वापस से उसका सॉल्ट भी उसी में डाल दिए। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ बोलता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, मतलब एसिटेट आयन के प्रेजेंट होने के कारण द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना इसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ना इज डिक्रीजेज, मतलब कि जैसे हमने सोडियम एसिटेट इसके अंदर डाल दिए, अब इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अब ये आयोनाइज नहीं करेगा उसका, और अगर वो आयोनाइज नहीं किया, एसिटिक एसिड मान लो वो डिसोसिएट नहीं हुआ, आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, धीरे धीरे वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखिए, आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस। अब क्या होगा, जैसे आप सोडियम एसिटेट को उस सॉल्यूशन में डालते हो तो अब जो होगा सोडियम एसिटेट ही तो आपका डिसोसिएट होगा कि वो भी आपका क्या बना दिया है, एसिटेट आयन बना दिया है, जिसकी वजह से जैसे आप सॉल्ट को इस सॉल्यूशन ऐड करते हो अब एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन जो है वो सप्रेस हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अब एसिटिक एसिड जो है ना वो मोर आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके हो ना इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एसिटेट। इसी को हम लोग बोल रहे हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस, मतलब वो रुक जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। जैसे ही आप डालते हो
ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे सोडियम आयन आप डालोगे तो आपका आयोनाइजेशन और एसिटिक एसिड जो है ना वो सप्रेस हो जाएगा, वो रुक जाएगा, अब वो मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ये हो गया आपका रिएक्शन, देख रहे हो आपका। अब बोला कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, उसका रिजल्ट क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आपका एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन, so to overcome the stress acetate ion again convert into acetic acid। अब क्या होगा, अगर मान लो कि सॉल्यूशन में एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होगा, आपका ये जो एसिटेट आयन है आपका ये H+ आयन से वापस से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो फिर से एसिटिक एसिड बना लेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आयंस जो है वो आपस में रिकम्बाइन कर रहे हैं और वो एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो क्या आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, नहीं, आयंस का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, सो टू ओवरकम द स्ट्रेस, या फिर मान लो टू अचीव द इक्विलिब्रियम को वापस से अचीव करने के लिए एसिटेट आयन अगेन कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड में। ठीक है, कैसे, बाय रिएक्ट विथ H+ आयन, सो रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन जो है आपका वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आ गया। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले लो, मान लो एसिटिक एसिड ले लिए है, इसको हमने डाल दिया वाटर में, ये डिसोशिएट हो गया, पार्शियली डिसोशिएट हो गया आपका एसिटेट आयन में और H+ आयन में। अब इसी का एक सॉल्ट हम लोग वापस उसमें डाल दिए। अब सोडियम एसिटेट सॉल्ट जैसे डाले वो भी आपका कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, एसिटेट आयन में और आपका सोडियम आयन में। ठीक, अब क्या हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर आपका एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, मोर एसिटिक एसिड जो है ना वो अब आयंस नहीं बनाएगा, एसिटेट आयन नहीं बनाएगा, बल्कि इसका रिवर्स होगा, रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि ताकि वो इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर पाए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। इसके लिए सोडियम एसिटेट का जो आपका एसिटेट आयन था वो और इसका H+ आयन आपस में रिएक्ट कर लेगा और फाइनली आपका एसिटिक एसिड फिर से बन जाएगा, बल्कि आयंस नहीं बल्कि रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है उस सॉल्यूशन का वो घटेगा। आप कह सकते हो कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है उस सॉल्यूशन का विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो था हमारा वीक एसिड के बारे में था। हम लोग अब मान लो कि वीक बेस के बारे में बात कर सकते हैं। मान लो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह आपका डिसोसिएट होगा, अमोनिया बनाएगा, NH4+ आयन बनाएगा आपका, अमोनियम आयन बनाएगा प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्ट ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, तो अमोनियम क्लोराइड में भी आपको डिसोसिएट होगा, अमोनियम आयन बनाएगा एंड Cl- बनाएगा। तो सॉल्यूशन में अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो फिर इसमें भी रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ये है आपका। तो अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दोनों है क्या। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ना पहले वो बताती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है ना कि बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट क्या, केमिकल एनर्जी, मतलब बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन जनरेट केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि आपको एक कंटेनर लेना होगा। एक हम लोग क्या कर दिए, बड़ा सा कंटेनर ले लिए। ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग क्या किए ना आपका, इस कंटेनर में हम लोग मोल्टेन MOL मोल्टेन सॉल्ट ले लिए, मोल्टेन सॉल्ट ले लिए, मतलब NaCl ले लिए। ठीक है,
अब इस कंटेनर में हमने क्या किया है, आपका 2 इलेक्ट्रोड को हम लोग प्लेस कर दिए। इसमें हम लोग क्या कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड को प्लेस कर दिए। ये 2 रॉड को हम लोग प्लेस कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों रॉड को हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक ऐसे, ठीक। अब क्या है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल, इससे जो आपका रॉड जुटा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोड जुटा हुआ है, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज, ठीक। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड, ये आपका हो गया ये इलेक्ट्रोड, जो कि आपका या तो प्लैटिनम का बना होगा या फिर ग्रेफाइट का, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर क्या है, मॉल्टन सॉल्ट है। अब ये कंप्लीट सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर जो प्रेजेंट आपका NaCl है ना, वो क्या हो गया, वो आपका डिसोशिएट हो जाएगा, Na+ चार्ज डालेगा और Cl- चार्ज डालेगा, ठीक। अब द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है आपका, उसके ऊपर क्या आ गया, आपका प्लस चार्ज आ गया है। तो आप ये बताओ, ये जो Cl- है, जो अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्लोराइड माइनस आयन जो है ना, वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, जबकि आपका सोडियम आयन, जो पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन है केटायंस, वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। एक तो आप ये भी जान लो कि अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ से करंट पास हो रहा, प्लस टर्मिनल है, तो इसके ऊपर आपका प्लस 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 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसे प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से Cl- यहाँ पे अटैक हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अब हमेशा याद रखना कि एनोड जो होता है ना, एनोड, हाँ, इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है आपका, इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कैथोड होता है ना आपका, कैथोड, हाँ, उस पर आपका होता है रिडक्शन। मतलब क्या हो गया आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, अब देखो Cl- के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे, दे दे, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, Cl- चार्ज क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे देगा, और वो Cl और एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसको बैलेंस करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, Cl2 और ये, बताइए Cl- क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, और वो Cl2 गैस बना दिया आपका। तो ये जो है, अभी आपको क्या बताया, ये क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। और आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हैपेंस कहाँ पे, एनोड पे। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा आपका, रिएक्शन एट एनोड पे, ठीक है। हाँ, रिएक्शन एट एनोड पे। अब रिएक्शन, अब जो है सोडियम आयन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है आपका। अब यहाँ पे आपका Cl- अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, या फिर सर्किट से होते हुए अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, और यहाँ पे आपका Na+ चार्ज जो है ना, वो पहले से ही वेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। Na+ चार्ज जो है वो पहले से इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है, ताकि वो भी रिड्यूस्ड हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो Na++ क्या कर देगा आपका, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटेलिक सोडियम बना लेगा। क्या बना लेगा आपका, मेटेलिक सोडियम। बैलेंस कर लीजिए इसको आप, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है आपका, ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा आपका, ये आपका होगा कैथोड पे, एट कैथोड।
ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओवरऑल रिएक्शन में लिखेंगे 2NaCl जो है वो डिसोसिएट होकर के क्या बनाएगा आपका 2Na प्लस Cl2 गैस देगा। ठीक, हाँ, ये क्लियर हो गया आप लोगों का? हाँ, ये देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है आपका? कैथोड पे आपका सोडियम जो है यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोलाइट में ये सोडियम क्या किया आपके इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे चला गया। अभी हम लोग को पता नहीं कि इसमें एनोड और कैथोड कौन है। ठीक है, अब क्या किया आपका कैथोड पे ये जो इलेक्ट्रॉन इस एनोड से होते हुए यहाँ तक जा रहा है, इसको ये गेन करेगा और फाइनली वो सोडियम मेटेलिक आयन बना लेगा और ये रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन हमेशा कहाँ आपका होता है? रिडक्शन जो होता है वो हमेशा आपका कैथोड पे होगा। ठीक है, हाँ, इसी वजह से ये वाला जो होगा आपका वो कैथोड होगा और ये वाला आपका जो है वो आपका एनोड होगा आपका। ठीक है, हाँ, तो अब ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो 2NaCl जो हो गया वो बना गया 2Na प्लस Cl2 गैस। तो यही है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको अब समझ गए आप, हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। देखो ये कंटेनर में हमारा क्या था? इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट था। जैसे ही हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए हैं तो ये NaCl जो है ना वो स्प्लिट हो गया आपका किस में? आयंस में। ठीक है, तो द स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कब? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड। ठीक है, इन दैट सॉल्यूशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मीन्स क्या हो गया आपका? ब्रेक डाउन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो NaCl इसका रिप्रेजेंट था। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं वो स्प्लिट हो गया आपका एनाइंस में, केटाइंस में। Na प्लस आयन आपका केटाइंस हो गया और ये आपका एनाइंस हो गया। तो आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मेनली यूज जो होता है वो आपका टू जनरेट द मेटेलिक आयन। जैसे कि इस केस में हम लोग सोडियम मेटल को जनरेट कर रहे हैं। आपका यहाँ पे देखो इस केस में हम लोग सोडियम मेटल को जनरेट कर रहे हैं। और दूसरा टू जनरेट द क्लोरीन गैस। ठीक, एक और एग्जांपल होता है वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करवाते हैं। जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जैसे ये हमारा वाटर है आपका, जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो H2 देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, हाँ, ये जो ऑक्सीजन गैस दिया और हाइड्रोजन गैस हुआ, इसको मतलब जब वाटर का स्प्लिटिंग करवा रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस हुआ तो इसको हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ क्या, एनोड और कैथोड पे जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे आपका प्लस चार्ज है और कैथोड पे आपका माइनस चार्ज है, जबकि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे जो होगा वो माइनस चार्ज होगा और कैथोड पे आपका प्लस चार्ज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।